एसईओ में तो पैसे की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। एसईओ तो एब्सोल्युटली फ्री है। पैसे की तो हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी जब हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स रन करें, क्योंकि वहां पर हम कैंपेन्स रन करते हैं, हमें वहां एक्चुअल बजट की जरूरत पड़ती है। और एसईओ तो टोटली फ्री है। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल कॉस्ट एसईओ की क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसईओ एब्सोल्युटली फ्री है। बहुत सारी जगहों पर हमें पैसा, बजट जो है वो डालना पड़ता है एसईओ में, उसके बाद हमें रिजल्ट जो है वो दिखाई देते हैं। तो आज इन्हीं सारी चीजों के हम लोग डिस्कशन करेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट एसईओ की क्या है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर एंड यू आर वॉचिंग उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एसईओ इज एन इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि आज आपने एसईओ के एफर्ट्स करना शुरू किए और कल आपको जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने लगेंगे। तो ये माइंडसेट आपको स्टार्टिंग से ही बनाना होगा कि अगर आप एसईओ के लिए जा रहे हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं सर्च इंजन में, तो जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे, एफर्ट्स करेंगे ना, उनके रिजल्ट्स कुछ टाइम बाद आने शुरू होंगे। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। अगेन ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो कीवर्ड्स सेलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर आपने वेब पेज को रैंक कराना चाहते हैं, वो कितने कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं। एसईओ में कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर मैंने एक पहले बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं आपको आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूंगा ताकि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाए कि जब हम एसईओ करते हैं तो हमारी वेबसाइट को रैंक होने में कितना टाइम लगता है। अगर ये कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हमें किस तरीके से मिल सकता है। तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि एसईओ एक इन्वेस्टमेंट है। तो शुरुआत के 3-4 महीने तक ना आपका पैसा लगता ही जाएगा, और उसके बाद जब आपके कीवर्ड्स रैंक करना शुरू होंगे, उसके बाद आपके पास या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पोटेंशियल ट्रैफिक है वो आएगा, वहां से आपको लीड्स या बिजनेस आएंगी। अगर आपकी वेबसाइट इस तरीके की, बहुत सारे लोग एसईओ करते हैं ब्लॉग्स के, तो वहां पर जो अर्निंग का मॉडल है वो अलग है। जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस है, लेट्स से मेरी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर अगर मैं एसईओ कर रहा हूं एक ऐसे कीवर्ड के ऊपर कि बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली या बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, तो वहां पर जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो क्या होगा, ट्रैफिक जब आएगा तो वो कन्वर्ट होगा एडमिशंस में, राइट। वहीं पर अगर मेरे पास कोई ब्लॉग है तो वहां पर जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा कि मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और वहां पर जो ट्रैफिक आ रहा है, हो सकता है मेरी एडसेंस से वहां पर इनकम हो रही हो, या ये भी हो सकता है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करी हो, वहां से मुझे रिटर्न मिल रहा है, राइट। हम लोग यहां पर जो बात करें वो इस चीज की बात करें कि एसईओ के एफर्ट जो हम करते हैं तो कीवर्ड्स को रैंक कराने में कितना टाइम लगता है, और ये जो टाइम है ना, ये टाइम और अमाउंट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर वेबसाइट, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पैसा कहां पर लगना है। अगर हम इसकी और डिटेल में बात करें तो देखो, एसईओ पर्संस के ऊपर आपको अमाउंट जो है ना वो यहां पर आपका पैसा खर्च होगा। अब चाहे आप इन हाउस टीम रखो, चाहे आप एजेंसी हायर करो, चाहे आप फ्रीलांसर्स हायर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां आपके जो अमाउंट है वो यहां स्पेंड होगा, पैसा यहां पर स्पेंड होगा। कितना स्पेंड होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है और इन लोगों का जो एक्सपर्टाइज है वो क्या है। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा आपसे, बट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इन हाउस टीम रखी हुई है तो कितने कैपेबल बंदे आपने रखे हुए। अगर आप किसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं तो कितनी कैपेबल एजेंसी को आप हायर करें। एजेंसी के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि किस टाइप से एक बेहतर एजेंसी को आप हायर कर सकते हैं, या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एजेंसी को अपना प्रोजेक्ट जो है वो देने जा रहे हैं, फाइन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट आती है आपकी, वो एसईओ टूल्स के फॉर्म में कॉस्ट आती है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि एसईओ के अंदर ना हर काम के लिए हम डिफरेंट टूल्स ले लें, वो 4-5 टूल्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअली जो उन्होंने अलग अलग टूल्स लिए हुए हैं उनके अंदर जो अलग अलग काम हो रहे हैं ना, वो एक ही टूल के थ्रू जो है वो हो सकता है, राइट। तो ये भी हमें समझना है कि एसईओ टूल जो हमें सेलेक्ट करना है वो काफी वाइजली हमें सेलेक्ट करना है। मेनी ऑफ द टाइम्स वन टूल कैन डू मैक्सिमम थिंग्स, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टूल्स लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर अच्छी एजेंसी होगी, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो इनके पास डेफिनेटली प्रीमियम टूल्स होंगे, या जिसकी मैं बात कर रहा हूं पेड टूल्स होंगे, ताकि ये आपके प्रोडक्ट की और अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सके। तो अब यहां पर जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाएगी, राइट। यहां पर एजेंसी की या इस एजेंसी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये और डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह करेंगे। बट देखो, एजेंसी क्या काम कर रही है, फ्री टूल से कर रही है या पेड टूल से कर रही है, क्या वर्क कर रही है, इससे जनरली बिजनेस ओनर को मतलब नहीं होता है ना। बिजनेस ओनर क्या बोलता है कि हमने आपको 4 महीने पहले वेबसाइट दी थी, हमें जरा बताओ हमारी रैंकिंग की पोजीशन क्या है, वो इंप्रूव हुई
या वो इंप्रूव नहीं हुई? अगर इंप्रूव नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो उसको इस चीज से मतलब होता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एजेंसी के अंदर जो बंदे हैं ना, वो हर चीज ना मैनुअली नहीं निकाल सकते। अगर उन्हें बैकलिंक्स की रिपोर्ट निकालनी है, वो मैनुअली नहीं निकाल सकते। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिनको अगर वो मैनुअली निकालना चाहे तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस इतने ज्यादा होते हैं कि मैनुअली अगर निकालने पे आ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वहां पर टूल्स की तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एजेंसी है अगर, तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। वो एजेंसी समझे कि वो टूल किस तरीके से वो ले रही है, क्या कर रही है, और आपको तो रिजल्ट से मतलब है। बट ये कॉस्ट आपके ऊपर आ जाती है जब आपकी इन हाउस टीम होती है। फ्रीलांसर्स थोड़ा सा इन सारी चीजों में लैक करते हैं, राइट? उनका रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छा नहीं होता। देखो, मैं ये चीज सभी फ्रीलांसर्स के लिए नहीं कह रहा हूं, बट बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जिनका जो रिपोर्टिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उतना अच्छा उनका जो क्लाइंट मैनेजमेंट है वो भी नहीं होता, क्योंकि फ्रीलांसर्स को उतना नहीं पता होता है। अगेन मैं एक्सेप्शन लगाकर बोल रहा हूं, सारे फ्रीलांसर्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे फ्रीलांसर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सारी चीजें उन्हें पता होती है, जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल एजेंसी और कंपनी, राइट? तो एसईओ पर्संस का और एसईओ टूल्स का जो खर्चा है वो आपके ऊपर आ जाएगा अगर आपके पास इन हाउस टीम है, और ये आपको करना पड़ेगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो इस वीडियो का टॉपिक था ना कि पैसा कहां पर खर्च होता है, एक तो बंदे को तनख्वाह देनी है इस पर्सन को, अगर इन हाउस रखा हुआ है आपने, एक बंदा है, दो बंदा रखा है, डिपेंडिंग आपके पास कितनी वेबसाइट्स हैं, डिपेंडिंग कितने पेजेस हैं, डिपेंडिंग कितनी जल्दी आप वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं, डिपेंडिंग आपके कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स कितने, आपको ज्यादा बैकलिंक्स बनाने की जरूरत है, डिपेंडिंग आपकी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग है, आप चाहते हो रेगुलर ब्लॉग भी जाए, तो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने बंदे होंगे। एक छोटी टीम होगी, सिंगल बंदा इस चीज को हैंडल कर सकता है, या आपको मल्टीपल लोगों की यहां पर जरूरत होगी। ये जनाब इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड, जैसे मैंने टूल्स की बात करी, इन हाउस में तो मैंडेटरी हो ही जाता है, लेना ही पड़ेगा आपको। आप ये सोचो, एक पर्सन को मैंने हायर कर दिया, वो सारा काम हमारा करके दे देगा। देखो, अगर आपने उसको हायर कर लिया, ठीक है, आप उसको सैलरी दे रहे हो, भले वो बोल दे कि सर मैं कर लूंगा, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेड टूल्स की हेल्प से ही हो पाती हैं, और पेड टूल की हेल्प से और बेहतर तरीके से हो पाती है। अब बोलोगे कि बहुत सारे केसेस में तो हमने देखा है कि पेड टूल्स की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सारा काम फ्री टूल्स के थ्रू कर लिया। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मान लेते हैं कि एक पेज को हम रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा हमने ऑन पेज किया, थोड़ा सा हमने टेक्निकल एसईओ किया, थोड़े से बैकलिंक्स बनाए, पेज रैंक हो गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि टूल्स नेसेसरी चीज है, मतलब टूल्स के बिना वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती, ये नहीं है। बट जहां पर बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बैकलिंक्स होती है, ऐसे में टूल्स हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर देते हैं, काफी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। हमें फटाफट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, हमें पता चल जाता है गड़बड़ी कहां है, हमें क्या ठीक करना है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो ये अगेन डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में अगर आप नहीं चाहते हो एसईओ टूल्स लेना और आपकी वेबसाइट छोटी है, तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये लेना ही पड़ेगा, राइट? तो ये दो मेजर एरियाज हैं जहां पर पैसा सबसे ज्यादा खर्च होता है, राइट? पर्सन, चाहे इन हाउस हो, एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किसी भी फॉर्म में हो, उसके बाद टूल्स, इनके ऊपर खर्च होते हैं। और तीसरी चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं जो लोग इग्नोर कर जाते हैं और इसको गिनते ही नहीं है, राइट? वो है रिकरिंग कॉस्ट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। कई बार हमें आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें ब्लॉग्स की जरूरत पड़ती है। हमारी वेबसाइट के ऊपर ही ब्लॉग है, जैसे मान लिया ऑन साइट ब्लॉग है, तो आप क्या 1500-2000 वर्ड्स का ब्लॉग बार बार नहीं लिखेंगे, है ना? अब जो भी आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड करी है कि आपको वीक में एक ब्लॉग डालना है, या वीक में आपको 2 डालने हैं, अल्टरनेट डेज पे डालने हैं, मंथ में 2 डालने हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी रखते हो, आपके पास रिसोर्सेज कितनी है, आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कितनी है, जिसके बेसिस पर आप यहां पर कंटेंट जो है लोगों से लिखवा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, फाइन। बट ब्लॉग को लिखने में, आर्टिकल्स को लिखने में कॉस्ट आएगी। बहुत सारे लोग विजुअल कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं, बट विजुअल कंटेंट की भी जरूरत पड़ती है, हमें बैनर्स की जरूरत पड़ सकती है, हमें ब्लॉग के अंदर इन्फोग्राफिक्स की जरूरत पड़ सकती है, हमें ब्लॉग के अंदर कुछ और जो कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ लाइक इमेजेस वगैरह, उसकी जरूरत पड़ सकती है। ओरिजिनलिटी रखने के लिए ना भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि हम इंटरनेट से ही कॉपी करके चिपका देंगे, हमें तो बहुत सारी चीजों में जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों की क्या कॉस्ट नहीं आएगी। अब इन सब चीजों को कैलकुलेट करके एजेंसी आपको कॉस्ट बता देती है और उसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ देती है ना भाई। एजेंसी ऐसा तो है नहीं अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ेगी। लेट्स से एक प्रोजेक्ट के ऊपर एजेंसी को 30,000 रुपीज जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं, जो भी उन्होंने आपको प्रपोजल दिया, तो अगर
30,000 वो खर्च करें तो 10,000 और जोड़ लेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एजेंसी का अपना अलग अलग हो सकता है कि वो प्रॉफिट जो है वो प्रोजेक्ट प्राइस के कितने परसेंटेज पे जोड़ते हैं, वो अलग हो सकता है। बट यहां पर मैं मान लेता हूं 40K जैसे मैं मान लिया, तो वो आपसे ये चार्ज करेंगे, राइट। अच्छा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि एसईओ का मैं नहीं मानता हूं कि कोई पैकेज होता है, राइट। कोई भी पैकेज नहीं होता। जैसे मान के चले यहां पर कि कोई बंदा बोल रहा है कि ब्लॉग्स को उसको बढ़ा देना है, कोई बंदा बोल रहा है कि ब्लॉग को उसको कम कर देना है, तो आप प्री डिफाइंड पैकेज किसी के लिए कैसे बना सकते हो? मैं हमेशा, चाहे किसी भी टाइप की सर्विसेज हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैं हमेशा कस्टमाइज्ड ही पैकेज बनाता हूं। हमारी एजेंसी हमेशा कस्टमाइज्ड पैकेज ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि जो पैकेज या प्रपोजल हम लोग कह लें उसको, जो इस पर्टिकुलर क्लाइंट को गया वही इनको जाएगा, वही इनको जाएगा, क्योंकि तीनों को ही एसईओ चाहिए था। नहीं भाई, तीनों में हो सकता है तीनों के जो कीवर्ड्स हैं वो अलग अलग हो और उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अलग अलग हो। तो जिसका डिफिकल्टी लेवल सबसे हाई होगा ना, वहां तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ बैकलिंक्स हमें उनको प्रपोज करना पड़ेगा कि लगभग हम इतने नंबर ऑफ बैकलिंक्स हम बनाएंगे, हमें ब्लॉग का भी सपोर्ट चाहिए ताकि ट्रैफिक जो है वहां से भी आता रहे। ब्लॉग के ऊपर हम जो हमारे थोड़े से लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं उनको हम टारगेट करेंगे, जल्दी वहां से रैंक हो जाए। डीएपीए भी हम लोग अपना इंप्रूव कर लेंगे। तो ये एक्सपीरियंस से आता है कि एक वेबसाइट का एसईओ करने में किन किन चीजों की जरूरत है, उसके हिसाब से हम लोग जो पैकेज है वो बनाते हैं। एज एजेंसी साइड मैं आपको ये बता रहा हूं। बट अगर आपको ये समझना है कि कॉस्ट कहां कहां आती है, तो वो आप यहां पर समझ लो, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग बोलते हैं एसईओ में पैसा नहीं लगता, भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसईओ में पैसा लगता है, जैसे गूगल एड्स में लगता है वैसे एसईओ में भी लगता है पैसा। बस गूगल एड्स में लोग इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा कि पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि वहां पर आप एड्स का जो अमाउंट है वो भी खर्च कर रहे होते हैं। बट यहां भी कम चीजें नहीं, यहां पर भी बहुत ज्यादा चीजें आप खर्च कर रहे होते हो, राइट। एक और चीज आप समझना, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एसईओ में पैसा लगता है, ये मैंने लिखा हुआ है, राइट। कई बार लोग बोलते हैं कि वो 5,000 रुपए में एसईओ करके हमें दे रहे हैं। अब आप खुद समझो, कोई अगर 5,000 रुपए में आपको एसईओ करके दे रहा है तो उसकी ब्लॉग्स की क्वालिटी क्या होगी, राइट। उसकी जो है बाकी का जो वो बैकलिंक के लिए कंटेंट बनाएगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, राइट। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, थोड़ा बैलेंस बिठाने की कोशिश करें कि सस्ती चीज ना हमेशा जो है वो बेहतर नहीं होती। एसईओ की कीमत होती है, ऐसा ना हो कि उल्टा आपको सस्ते एसईओ की कीमत चुकानी पड़ जाए, है ना। तो आप इस चीज को थोड़ा समझ लें कि कंटेंट, क्वालिटी, बैकलिंक्स, इन सब चीजों को मिलाकर अगर आपको कोई सस्ती सर्विस मिल रही है आप तुरंत ले लें, राइट। बट ये समझें कि क्या वो पेड टूल्स को यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, राइट। हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोगों की टीम होगी, हो सकता है एजेंसी आपको ये ना बताए, बट ठीक है, अगर आपको पता चल जा रहा है एज अ बिजनेस ओनर तो ठीक है कि कितने लोग हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करेंगे, कितने बैकलिंक्स ऑन एन एवरेज हमारे बनेंगे, इस चीज पे जरूर ध्यान रखना है आपको। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स क्या होगी, अगर आप बिजनेस ओनर आप पूछ सकते हैं। और मैं एजेंसीज को भी बोल रहा हूं कि अगर वो इस टाइप से प्रपोजल देंगे ना तो फिर वो बात को आगे बढ़ा सकेंगी और क्लाइंट को या प्रोस्पेक्ट को ये नहीं लगेगा कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। आप क्लियरली बताइए कि आप कितने बैकलिंक्स बनाएंगे, आपके एनालिसिस के हिसाब से किस टाइप के कितने बैकलिंक्स बनने चाहिए, ये आप छोटा सा उनको एक ओवरव्यू दे सकते हैं। देखो उनके नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनकी जो इंडेक्सिंग के नंबर हैं कि कौन से बैकलिंक्स जो है वो इंडेक्स हो पाएंगे, कौन से नहीं, ये भविष्य तय करेगा ना। बट फिर भी कुछ आप नंबर्स दे सकते हैं अपनी एनालिसिस के बेसिस पर, वो देना चाहिए, राइट। तो ये दोनों ही के लिए एजेंसी ओनर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें कि जितना ट्रांसपेरेंट वो रहेंगे सर्विस प्रोवाइड करने में, उतना क्लाइंट को भी ईज रहती है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना देनी है, दे देनी है उनको, ठीक है। देखो क्लाइंट्स के लिए मैं एक और चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहूंगा, कोई भी एजेंसी, कोई भी पर्सन, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं देता है। तो आप ये कोशिश मत करें स्टार्टिंग में कि आप मेरे को बताओ आप कैसे रैंक करोगे, आप क्या क्या करोगे, क्या क्या नहीं करोगे, आप ये बताओ आपकी मेरी वेबसाइट के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है एजेंसी ओनर्स के लिए भी, हम जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर हम पूरी रेसिपी दे देंगे फिर बचे क्या, आप तो फिर खुद ही एसईओ कर लो, है ना। बात समझ रहे हैं आप। तो ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट यस, जहां तक ट्रांसपेरेंट रहा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट इन द सेंस जहां तक चीजें स्टार्टिंग में बताई जा सकती हैं वो बतानी चाहिए, ताकि जो प्रोस्पेक्ट उसको समझ में आए कि काम क्या होने वाला है। तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स वगैरह हैं, टाइप ऑफ बैकलिंक्स वगैरह हैं, ये आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से कि कॉम्पिटिटर के कितने हैं, उसकी बैकलिंक्स बनाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमें कितने बैकलिंक्स जो है वो बनाने चाहिए, इन सब के बेसिस पर जो है आप कुछ नंबर्स जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। बट स्ट्रैटेजी तो कोई भी नहीं बताता है, वो तो रेसिपी है, अगर वही हर कोई दे देगा फिर तो सर्विस का मतलब क्या है, राइट। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।